हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 क्या कहता है, फिर सेक्शन 12, फिर केस लॉज और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और पूरे क्लास को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ पाए कि वॉइड, वॉइडेबल, केस लॉज और डिफरेंस क्या होता है। तो वॉइड की हम बात करें तो देखिए, ऑल्दो जब मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाया था उसमें एसेंशियल कंडीशंस पढ़ाई थी एक वैलिड मैरिज के लिए, तो हम बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें समझे हैं। और मैंने आपको साथ साथ जब क्लोजेस बताई थी तभी साथ साथ ये बताया था कि किस क्लोज के कॉन्ट्रावेंशन से मैरिज वॉइड होती है और किस क्लोज के कॉन्ट्रावेंशन से मैरिज जो है वो वॉइडेबल होती है। जब एक्ट बना था उस वक्त 6 क्लोज थी सेक्शन 5 में और अमेंडमेंट के बाद क्लोज 5 रह गई हैं और उन क्लोज को किस ट्रिक से याद करना है ये भी मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन आज हमें सिर्फ वॉइड और वॉइडेबल ही जानना है। तो वॉइड मैरिज यानी कि शून्य कौन सी मैरिज होती है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि वॉइड एब इनिशियो है। जैसे ही ये मैरिज हुई, जिन कंडीशंस को हम पढ़ेंगे उन कंडीशन को कॉन्ट्रावेंशन करते हुए अगर कोई शादी हुई तो क्या हुआ, मैरिज तभी से, जब से हुई है तब से शून्य है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है, चाहे पार्टीज जाएं कोर्ट में पेटिशन दाखिल करें या फिर ना दाखिल करें, उस जो मैरिज को, जो शादी है, जो वॉइड है, वो मान लिया जाएगा कि वो नलिटी है, नल है, वो तो शून्य है, उसका अस्तित्व है ही नहीं। मीन्स कोर्ट की शरण ले जाए बिना, कोर्ट की शरण लिए बिना भी वो मैरिज वॉइड ही रहेगी। उसको डिक्लेयर कराना ना कराना पार्टीज की मर्जी है, लेकिन वो मैरिज तो मायने रखती ही नहीं है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हम कहेंगे कि इनकी कॉन्ट्रावेंशन पे मैरिज जो है वॉइड होती है। सबसे पहले सेक्शन 5 का क्लोज 1 जो कहता है मोनोगेमी, यानी कि एक व्यक्ति को एक वक्त पर एक ही विवाह करने की सलाह दी जाती है, की कंडीशन रखी जाती है। अब क्या बोला मैंने, एक व्यक्ति को एक समय पर एक ही शादी, यानी कि एक समय पर एक शादी का मतलब यह है कि अगर डिवोर्स के बाद वो दूसरी शादी करता है तो वो तो जेन्युइन है, वो मान लिया जाएगा, उसमें कुछ भी ना मानने जैसी बात नहीं है। या फिर अगर एक स्पाउस की डेथ हो गई उसके बाद वो दूसरी शादी करता है तो भी उसकी शादी वैलिड है। लेकिन एक शादी के रहते हुए एक शादी अभी ठीक है, वैलिड है, और उसके बाद जो है जाकर के वो दूसरी शादी करता है, जो दूसरी शादी हुई है वो कैसी मानी जाएगी। क्या हुआ, सेक्शन 5 की क्लोज 1 की को कॉन्ट्रावेंशन किया तो जो शादी होगी वो कैसी हो जाएगी, वो क्या है, वॉइड होगी, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। अब यहाँ पर चाहे पार्टीज डिक्लेयर कराने, पार्टीज कौन है, फर्स्ट मैरिज तो वाइफ को कोई जाएगी डिक्लेयर कराने, उसको प्रॉब्लम होगी, या फिर सेकंड वाइफ जाएगी कि भाई इसने मुझे बताया नहीं था और मुझसे शादी कर ली है, तो या तो सेकंड वाइफ जाएगी या फिर फर्स्ट वाइफ जाएगी। तो यहाँ पर देखना ये अधिकार जो है वो सेकंड वाइफ के पास है, सेकंड वाइफ डिक्लेयर कराएगी वॉइड, फर्स्ट वाइफ नहीं जाएगी डिक्लेयर कराने। फर्स्ट वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर राइट नहीं दिया गया कि वो मैरिज को वॉइड कराने के लिए जा सकती है। सेकंड वाइफ जाएगी, ये हमने बोला आइदर पार्टी, तो पार्टी कौन, सेकंड वाइफ जो है, सेकंड मैरिज की जो वाइफ है वो जाती है डिक्लेयर कराने की मैरिज वॉइड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब फर्स्ट वाइफ जो है उसको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, हो सकता है सेकंड वाइफ को तो प्रॉब्लम ही ना हो, उसको कैरी फॉरवर्ड करे। अब फर्स्ट वाइफ के राइट्स क्या है, फिर यहाँ पर बात आती है। इस केस में अमरलाल वर्सेस विजय बाई 1959 के केस में ये हैंड हुआ था कि जो वाइफ है, फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है वो क्या करा सकती है, वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री इसमें ले सकती है। तो यहाँ पर उन्हें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल गई। फिर सुरजीत वर्सेस मोहिंदर 1988 के केस में ये कहा गया कि जो वाइफ है, जो फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है उसके पास क्या है, क्या राइट है, वो डिक्लेयर करा सकती है कि जो सेकंड मैरिज है वॉइड है। कहाँ पे डिक्लेयर करा सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो नहीं जा सकती, वो जा सकती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर डिक्लेरेशन की डिक्लेरेटिव डिग्री फाइल करने के लिए कि डिक्लेयर कर दीजिए कि मैरिज जो है वो सेकंड वाइफ से जो ये शादी उसकी वो वॉइड है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर वाइफ जा सकती है। तो पहली कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन का ये रिजल्ट होगा। फिर उसके अलावा कौन सी क्लोज का कॉन्ट्रावेंशन के बाद मैरिज जो है वॉइड बनती है, वो क्लोज है 4th, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। और क्लोज 5 जो है हमारी, क्लोज 5th दैट इज सपिंडा रिलेशनशिप,
उसका कॉन्ट्रवेंशन करते हुए भी अगर कोई शादी हुई है, यानी सपिंडा रिलेशनशिप के बीच में लोग थे, उन दोनों के बीच में शादी हो गई, या प्रोबेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप ऐसा था फिर भी शादी हो गई, तो वो शादी भी वॉइड ही होगी। कैसी होगी? वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से उसको मान लिया जाएगा कि वो शादी नहीं है, उसको जाए डिक्लेयर कराने नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शादी मानी ही नहीं जाएगी, कोर्ट की नजरों में वो मान्य नहीं है। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है, वो ये कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 18 मई को आया, कमेंस हुआ, लेकिन उससे पहले जो शादियां हुई होंगी, अगर 2 विवाह हो गए हो तो कहा गया कि ये जो एक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो वॉइड मैरिज जो इस एक्ट के आने के बाद होंगी, उनकी बात कर रहे हैं, वो वॉइड एब इनिशियो होंगे, स्टार्टिंग से ही उसको नलिटी मान लिया जाएगा। फिर वॉइडेबल मैरिज की तरफ चले तो सेक्शन 12 कहता है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल से समझिए जिसको वॉइड कराया जा सकता है, ऐसी शादी जो वॉइड कराने की एबल, योग्य है। अब कौन सी शादी ऐसी है जिन्हें जिनका शून्यकरण कराया जा सकता है, जिनको वॉइड कराया जा सकता है? पहली बात तो वॉइड कराएगा कौन? कराएगा कौन? अग्रीव्ड पार्टी। यहाँ देखिएगा, वॉइड मैरिज में तो 2 पार्टी में से कोई भी जा सकता है, लेकिन जो हमने बात करी वॉइडेबल मैरिज की, तो जो अग्रीव पार्टी है, जिसको नुकसान हुआ है, जो शादी में नहीं रहना चाहता है, जिसको लग रहा है कि मेरे को नुकसान हो रहा है इस शादी से, वो ही जाएगा क्या कराने के लिए? मैरिज को डिक्लेयर कराने के लिए कि मैरिज वॉइडेबल है मेरे ऑप्शन पे। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। जो अग्रीव पार्टी है, जो जिसको नुकसान हुआ है, उसके ऑप्शन पे मैरिज वॉइड होगी। वॉइड एबल किसके ऑप्शन पर? अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे मैरिज वॉइड होगी। जाए तो वो डिक्लेयर करा सकता है, और नहीं जाता हो तो मैरिज वैलिड ही मानी जाएगी। कोर्ट को नहीं पता कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो तो कोर्ट की नजरों में ठीक है शादी, जब तक उसे आप डिक्लेयर नहीं कराते कि वो वॉइडेबल है या मैं नहीं रहना चाहता शादी में इन वजह से, तो वो क्या मैरिज ठीक मानी जाएगी। उसकी जो है मान्यता है वो रहेगी जब तक कि मान लिया जाए। इसमें तो ये मान लिया गया कि आपने उस कंडीशंस के साथ, जिन कंडीशंस में आप उसको वॉइडेबल करा सकते थे, उस कंडीशन को मैरिज एक्सेप्ट कर ली, तो आपकी तरफ से शादी है, शादी को वैलिड ही मान लिया जाएगा। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब अग्रीव पार्टी जाकर के मैरिज को वॉइड करा सकती है? तो सबसे पहली कंडीशन आती है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी, अगर एक पार्टी को फाइंड आउट होता है कि जो मेरा स्पाउस है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो उस ग्राउंड पे जाकर के मैरिज को वॉइड करा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर ये पता चलता है, जैसे हमने सेक्शन 5 की क्लॉज 7 की बात की थी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की थी, तो अगर पता लगता है कि जो व्यक्ति है जिससे मेरी शादी हुई, शादी के बाद पता चलता है, देखना शादी से पहले पता था और फिर शादी कर ली तो गलती तुम्हारी है, उस व्यक्ति की नहीं है जिससे शादी की है। तो शादी के बाद अगर पता चलता है कि साउंड माइंड नहीं है वो व्यक्ति, साउंड माइंड नहीं है वो व्यक्ति, तो उस केस में भी डिक्लेयर करा सकते हैं जाकर के कि ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड है और मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। तो ये दूसरी कंडीशन हुई। तीसरी, अगर व्यक्ति को ये पता चलता है कि जब शादी हुई थी उस वक्त ये जो स्पाउस था, यहाँ पर वाइफ की बात हुई है कि वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी किसी और से, तो उस टाइम पर भी उस कंडीशन को ले जाकर के भी मैरिज जो है वॉइडेबल कराई जा सकती है। लेकिन इसमें बात ध्यान रखनी है कि उस व्यक्ति को, उसमें कंडीशंस दी हुई हैं सेक्शन 12 में, कि उस व्यक्ति को जब शादी हुई तब उसके बाद पता चला कि ऐसा हुआ है। शादी से पहले पता था और फिर शादी कर ली तो फिर कंडीशन मायने नहीं रखती, फिर तो मैरिज वैलिड आपने स्वीकार करा है। लेकिन शादी के बाद पता चली है ये बात, और शादी के बाद पता चलने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होनी चाहिए, तब जाकर ही आप वॉइडेबल मैरिज करा सकते हैं इस ग्राउंड पे। और फिर इसके अलावा एक ग्राउंड होता है जब ये पता चलता है कि पार्टी ये बोले, जो अग्रीड पार्टी होती है वो ये बोले कि मेरी जो कंसेंट है वह फ्रॉड ली गई थी या बाय फोर्स ली गई थी, कोर्सिव, मेरे को बलपूर्वक कहा गया था कि हाँ करो शादी के लिए, तब भी जाकर के इसको वॉइडेबल कराया जा सकता है, वॉइड कराया जा सकता है। अब देखिए, जब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1978 में आया, उससे पहले हमारे पास सेक्शन 5 में क्लॉज 6 भी थी, और उसमें कहा था कि गार्जियन की परमिशन की बात हुई थी। तो जब गार्जियन की परमिशन की बात हुई तो यहाँ पर यही चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में शादी जब हुई तो वो बाल विवाह पहले हो जाता था 1978 से पहले। तो उसमें बोल रहे हैं कि 18 साल से पहले, लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और लड़के की 21 साल से, तो वो हो जाता था जिसमें एक्ट के आने से पहले। तो कह रहे हैं
कि जब गार्जियन की परमिशन से होता था वो क्लोज थी, तो अब कह रहे हैं कि गार्जियन अगर उसमें ये बात आई थी कि अगर गार्जियन की परमिशन फोर्सफुली ली गई हो या कोर्सिव पावर लगाकर की ली गई हो, तब भी जो है मैरिज को वॉइडेबल कराया जा सकता है इसमें सेक्शन 12 में। तो वॉइडेबल के ये ग्राउंड्स थे और वॉइड के हमने पढ़ लिए कौन कौन से ग्राउंड्स थे। कुछ केस लॉज हमने पढ़ लिए, ये वाला अमरलाल विजय भाई जिसमें कहा कि सेकंड मैरिज वाली जो वाइफ है वो जाके ही उसको वॉइड करा सकती है। जब हमने आइदर पार्टी की बात करी तो आइदर पार्टी में फर्स्ट मैरिज की वाइफ नहीं काउंट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज की वाइफ काउंट कर रहे हैं। किस ग्राउंड पे? मोनोगेमी वाले ग्राउंड पे, और किसी प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडा की ग्राउंड नहीं। मैंने कहा कौन सा ग्राउंड? सिर्फ और सिर्फ बात की मोनोगेमी वाले ग्राउंड में। तो फर्स्ट वाइफ जाकर ही करा सकती है, सॉरी फर्स्ट वाइफ नहीं जाके करा सकती, सेकंड वाइफ करा सकती है। फर्स्ट वाइफ तो डिक्लेयर करा सकती है और उसको इस बेस पे जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर वो डिक्री लेके आ सकती है, डिक्लेरेटरी डिक्री लेके आ सकती है कि मैरिज जो है वो सेकंड वाली वॉइड है। ये सुजीत वर्सेस मोहिंदर 1988 के केस में हेल्ड हुआ। फिर देखिए, तो थर्ड केस है सुशीला बाई वासुदेव राव बढ़ांकर वर्सेस गोविंद राव बढ़ांकर 2016 का केस। इस केस में ये हेल्ड हुआ। तो जैसे मैंने भी बताया, जब हमने बात की हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जब सेक्शन 5 का क्लोज 1 कॉन्ट्रावेंशन हुआ हो तो कैसे होगा, तो बोल रहे हैं इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसके, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मीन्स अगर कोई शादी इस एक्ट के आने से बहुत पहले हो चुकी थी, 2 शादियां हुई थी, तो उसको यहाँ पर आप डिक्लेयर कराने लाओगे वॉइड, तो वो वॉइड नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो तो एक्ट के आने से काफी टाइम पहले शादी एग्जिस्ट करती थी, दूसरी शादी, तो उसको वॉइड कराने के लिए नहीं ला सकते। फिर हरमोहन वर्सेस कमला कुमारी 1979 का केस हुआ। इसमें क्या हेल्ड हुआ था? जैसे मैंने बोला कि दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी आ सकती है सेक्शन 11 के कहने के लिए कि वर्ल्ड मैरिज डिक्लेयर कर दीजिए। तो बोल रहे हैं कि आज तो थर्ड पार्टीज को परमिशन नहीं है, लेकिन अगर थर्ड पार्टीज के अधिकारों के राइट्स की बात आती है तो थर्ड पार्टी भी आ सकती है क्या करने के लिए? अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर ये जो केस है हमारा सवनजीत कौर वर्सेस कॉलोनल अवतार सिंह 2016 का केस। इस केस में क्या हुआ था, जो स्पाउस था, एक पार्टी थी, वो पार्टी 7 साल से नहीं पता चल रहे थे उनके बारे में किसी ने नहीं सुना था। तो सेक्शन 108 जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का 108, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, अगर 7 साल तक पार्टी का नहीं पता चला तो बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है ना, ये हमने पढ़ा था ना इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इस केस में यही बात बोली है कि अगर नहीं पता चला, 7 साल हो गए मतलब व्यक्ति को गए हुए, लेकिन व्यक्ति का कुछ नहीं पता कि व्यक्ति कहाँ है, और व्यक्ति ये सोच के कि उसकी डेथ हो गई, शादी कर लेता है, तो बोल रहे हैं कि ये जो शादी की है ना उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही उस व्यक्ति का नहीं पता चल रहा है कि 7 साल कहाँ है, जीवित है, मृत है, तो भी पहले उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति का 7 साल से नहीं पता चल रहा, उस व्यक्ति से डिवोर्स की पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उससे डिवोर्स लीजिए, वो वाली मैरिज को नल डिक्लेयर करवाइए, फिर जाके आप दूसरी शादी करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो बोल रहे थे कि दूसरी जो शादी होगी वो वॉइड ही होएगी, वो बाइगेमी का ही ऑफेंस आ जाएगा, वो आपको वैलिड मैरिज नहीं बनने देगा। मींस भले ही जो आप सेक्शन 108 के प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर के आते हैं कि 7 साल से व्यक्ति का नहीं पता कहाँ है, तो भी दूसरी शादी करते वक्त आपको पहली मैरिज से डिवोर्स करना ही पड़ेगा। फिर राजेश्वरी मिश्रा वर्सेस सिद्धार्थ पंडित 2010 का केस। ये केस वो जो जैसे अभी हमने आपको बताया था अनसाउंड माइंड सेक्शन 12 का केस है। ये अनसाउंड माइंड के केस में क्या था कि अब अनसाउंड माइंड किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है। तो 1955 जब एक्ट बना उस वक्त एपिलेप्सी को भी माना गया था कि अनसाउंड माइंड का ही एक पार्ट है। अब क्या हुआ था, 1976 के अमेंडमेंट के बाद एपिलेप्सी को हटा दिया गया। ये वो ग्राउंड नहीं बनेगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का लेकर कहने के वॉइडेबल कराने के लिए वैलिड मैरिज को। लेकिन इस केस में ये हेल्ड हुआ कि ये जो केस था वो पहले से ही चल रहा था, पहले से का मतलब 1976 से चल रहा था। तो जनरल क्लोजेस एक्ट का सहारा लेते हुए, उसके प्रोविजन सेक्शन 6 का सहारा लेते हुए ये कहा गया कि उस एक्ट को, जब हमने बात की 1976 के जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उससे पहले जो चलता था कि एपिलेप्सी को भी ग्राउंड माना जाता था, तब ये लेकर के आया था व्यक्ति पेटिशन की इस ग्राउंड पे मेरे को इससे डिवोर्स दिलवा दीजिए, मेरी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा दीजिए, क्योंकि मैं शादी में ले रहा था, शादी वॉइडेबल है, इससे एपिलेप्सी के दौरे बढ़ते हैं और मैं सब जगह लेके जा चुका हूँ, उसको ठीक कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी होप नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो भले ही ऐसा है कि
जो अब ये प्रोविजन है एपिलेप्सी वाला वो हटा दिया गया, लेकिन क्योंकि ये जो केस था वो पहले फाइल हुआ था इस अमेंडमेंट के से पहले, तो इसीलिए इस बेस पे इस मैरिज को डिक्लेयर कर दिया गया वॉइडेबल। लेकिन अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि इस बेस पे कि मैरिज जो है वो एपिलेप्सी के ऊपर, एपिलेप्सी का ग्राउंड लेके आता है व्यक्ति और डिवोर्स फाइल करता है, तो कोर्ट ने मना किया नहीं मिलेगा डिवोर्स। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ग्राउंड अब नहीं एग्जिस्ट करता, ये ग्राउंड ही नहीं है, तो इस ग्राउंड पे अब डिवोर्स नहीं मिल सकता। तो ये कुछ केस लॉज थे, वर्ड मैरिज थी, वर्डेबल थी, ऑल द कुछ डिफरेंसेस बता दिए मैंने, फिर भी कुछ पॉइंट वाइज अभी आपको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। वर्ड एंड वर्डेबल मैरिजेस में ऑल द डिफरेंस क्लियर है, फिर भी मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको एकदम क्लियर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले है वॉइड मैरिज में, वॉइड सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से शादी हुई है तब से ही वो नल है, शून्य है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज जब तक पिटीशन फाइल नहीं होती अग्रीड पार्टी के द्वारा कि इसको वॉइडेबल डिक्लेयर कर दीजिए, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, वॉइडेबल मैरिज है, मैं ला रहा हूँ मेरे इंस्टेंस पे ये वॉइड है, आप मेरे कहने पे मेरे पास ये ग्राउंड्स हैं, ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ, प्रूफ कर देता है, तब तक वो है मैरिज जो है वैलिड रहेगी। और दूसरा डिफरेंस है ओपन टू द पार्टीज टू डिक्लेयर और नॉट, ये मैरिज जो है वर्ड मैरिज पहले से ही शून्य है, पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है डिक्लेयर कराने जाए कोर्ट में कि नहीं जाए, क्योंकि मैरिज तो शून्य है ही, ना भी जाएंगे कराने के लिए तो भी मैरिज का कुछ एग्जिस्टेंस कोर्ट की नजरों में तो नहीं है। लेकिन ये मैरिज जब तक डिक्री ऑब्टेन नहीं कर ली जाती, पेटिशन फाइल करने के बाद, ग्राउंड्स लेके आने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद जो भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को पूरा नहीं करते, 1 साल के अंदर अंदर पिटीशन फाइल नहीं कर दिया, टाइम गुजर गया उसके बाद आप फाइल कर रहे हैं। इसी तरीके से कंसेंट जो है वो फ्रॉड ली गई, फ्रॉडलेंट ली गई या फिर कोर्सिव तरीके से ली गई, उसके 1 साल बाद तक भी फाइल नहीं की, मतलब पता चल गया तब तक आपने फाइल नहीं की। जब आपकी शादी हुई उससे 1 साल के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए कि हाँ ये जो कंसेंट थी वो कैसे ली गई थी, ये कंसेंट जो थी वो कोर्सिवली ली गई थी या फिर फ्रॉडलेंटली ली गई थी, तो ये 1 साल के अंदर अंदर पिटीशन लगानी पड़ेगी। तो जब तक नहीं लेंगे पिटीशन लगाएंगे और तब तक उसको डिग्री को नहीं ले लेंगे, डिग्री ऑब्टेन करने में जो जरूरी है अपने फेवर में, नहीं फेवर में लेके आए तो मैरिज तो वैलिड ही है। तीसरी बात, स्ट्रेंजर के अगर अधिकारों पे भी अफेक्ट होता है तो स्ट्रेंजर भी इसकी जो है पिटीशन लेके आ सकता है, लेकिन वर्डेबल में सिर्फ अग्रीड पार्टी ही लेके आएगी पिटीशन। फिर कोई टाइम पीरियड का कुछ मेंशन नहीं है, कभी भी वॉइड कराई जा सकती है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज जैसे कि अभी आपको मैंने 2 केस बताया तब 1 साल का पीरियड है, और इसके अलावा अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, दूसरे पार्टी की डेथ हो गई जिसके अगेंस्ट आप वॉइडेबल कराने जा रहे हो, वॉइड करवाने जा रहे हो अपनी मैरिज को, उसकी डेथ हो जाती है तो भी क्या बोले उसका जो इफेक्ट है, जो शादी का सेक्शन 12 बोल रहा है कि इफेक्ट है, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, तो उसको डिक्लेयर कराने की बात ही नहीं बचती है। तो ये जो है मेन डिफरेंसेस के अंदर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।